मित्रों नमस्कार, मैं लालती क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संविधान का परिचय। तो संविधान के बारे में सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सभी नियम कानून लिखे हुए हैं। किसी भी सत्ता को चलाने के लिए उसकी क्या होती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात एक ऐसा दस्तावेज जिनमें सभी नियम कानून लिखे हुए हैं किसी भी सत्ता को चलाने के लिए, उसे क्या है? संविधान की। अर्थात आदर्शों, नियमों या सिद्धांतों का जो समुच्चय है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान के परिचय में सबसे पहले संविधान आदर्शों, नियमों या सिद्धांतों का जो समुच्चय होता है उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। आदर्शों, नियमों या सिद्धांतों का समुच्चय जो है उसे संविधान कहते हैं। आदर्शों, नियमों या सिद्धांतों का समुच्चय ही संविधान कहा जाता है। जैसे राज्य व्यवस्था आदर्शों, नियमों एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। अर्थात आदर्शों, नियमों, राज्य व्यवस्था किसे कहेंगे? आदर्शों, नियमों एवं सिद्धांतों का जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। आगे देखिए, देश की नीति का निर्धारण कहाँ पे होता है? देश की नीति का निर्धारण संसद में होता है। देश की नीति का निर्धारण संसद में होता है, न्यायपालिका में भी। अर्थात देश के जो नीति का निर्धारण होता है वो संसद में भी होता है और न्यायपालिका में होता है। संविधान के प्रकार बताए गए हैं। संविधान के आपको दो प्रकार बताया गया है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान जिसमें क्या है? नियम कानून लिखे हुए मिलते हैं। अर्थात देश के संविधान में जो संविधान है वहाँ पे लिखा हुआ नियम कानून मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। और जहाँ पे लिखा हुआ संविधान नहीं है, अर्थात संविधान कोई भी नियम कानून लिखित रूप से नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान का जो उदाहरण है भारत और अमेरिका। अर्थात लिखित संविधान का उदाहरण भारत और अमेरिका है। अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है। लिखित संविधान का उदाहरण कौन सा है? भारत और अमेरिका है। अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है। अगर विकसित राज्य, विकसित देश पूछा जाए तो क्या है? ब्रिटेन। कठोर संविधान कहाँ का है? विकसित संविधान ब्रिटेन का है। कठोर संविधान यूएसए अर्थात अमेरिका का है। और लचीला संविधान ये पूछा जाए तो कहाँ का है? भारत का है। इस प्रकार से आगे संविधान में वर्णित कुछ बातें होती हैं, जैसे दर्शन से कितने प्रतिशत? 35%। आपका जो दर्शन होता है, दर्शन से जो लिया गया है वहाँ से 35%, और अन्य जो लिया गया है अन्य 15%, और 50% क्या है? सरकार के गठन से। जैसे सरकार 35% अर्थात 35% में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व दिए गए हैं, और 15% में नागरिकता, संवैधानिक संस्थान, नगर पालिका और वित्त आयोग है। और 50% में क्या है? सरकार का गठन बताया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को रखा गया। कहने का मतलब कि 35% संविधान का जो भाग है, अर्थात संपूर्ण भाग का 35% भाग में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेधक तत्व दिए गए हैं, और 15% में नागरिकता, संवैधानिक विचार और नगर पालिका वित्त आयोग की बात है। और 50% में, संविधान के 50% भाग में सरकार का गठन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बातें हैं। तो इस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, तो भारत का संवैधानिक विकास क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1857 क्राउन के अधीन, अर्थात जब 1773 से 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, और 18 क्राउन के अधीन था 1858 से 1947 में। तो इस प्रकार से क्या है? व्यापार करने का जो लाइसेंस है, अर्थात व्यापार करने का जो लाइसेंस दिया गया किसके अनुसार दिया गया? रानी एलिजाबेथ ने किसके दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नामक जो व्यापारिक संस्था का गठन किया जा चुका था। कब? 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक संस्था का गठन किया जा चुका। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ पे? गोवा के। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा पूछा जाए कहाँ पे सबसे पहले आया था? गोवा में। जो कि क्या होता है कि यूरोपियों को ज्ञात होता
होता है कि भारत को क्या कहा जाता है, मसालों का देश बताया, अर्थात भारत को कौन सा देश बताया यूरोपियों के द्वारा कि भारत क्या है, मसालों का देश है। इस प्रकार से 1600 का चार्टर एक्ट आता है। 1600 के चार्टर एक्ट में ये होता है कि 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एडवेंचर नामक कंपनी को व्यापार का क्या कर दिया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है, जिसके द्वारा रानी एलिजाबेथ के द्वारा मर्चेंट एडवेंचर नामक कंपनी को व्यापार का लाइसेंस दे दिया जाता है। और 1715 में फर्रुखसियर विशेष चर्म रोग हुआ था, जिसे थॉमस मुनरो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल डॉक्टर हैमिल्टन, एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जो कि क्या हुए थे, भारत आए हुए थे। डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर के चर्म रोग को ठीक कर दिया। तब फर्रुखसियर ने एक निर्णय लिया कि पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी। इसका परिणाम ये हुआ कि गुलामी की दास्ता का आमंत्रण देना, अर्थात फर्रुखसियर के द्वारा क्या किया गया कि पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई, और इसका परिणाम निकल कर ये आया कि क्या है, गुलामी की दास्ता को आमंत्रण देना, अर्थात हमारा देश क्या होने लगा, गुलाम होने लगा। आगे फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें यह होता है कि यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला अधिनियम था, अर्थात ब्रिटिश संसद जो पारित किया था ये पहला अधिनियम था। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। सन 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। यहाँ पे जो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे फिर आता है आपका पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें क्या होता है कि कंपनी की गिरती हुई शाख को बचाने का प्रयास किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के संस्थापक सदस्य थे। गवर्नर जनरल को प्रांतीय गवर्नर को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। उसके बाद है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो संवैधानिक विकास में आपकी लाइन दी गई है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके 1813 के चार्टर अधिनियम से अन्य ब्रिटिश कर्मचारियों को भी व्यापार का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था। चाय और चीन के साथ, अर्थात चाय और चीनी के साथ में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बनाए रखा गया। चाय और चीनी का जो है उसमें क्या किया गया कि व्यापारिक अधिकार को बनाए रखा गया, और कंपनी पर राजस्व नियंत्रण 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का राजस्व था वो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए उस पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख। आपका जो 1813 का चैप्टर आया था उसमें ये लिखा गया था, 1813 के चार्टर एक्ट में लिखा गया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और इनके साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बनाए रखा। आगे फिर दिया गया कि कंपनी पर राजस्व नियंत्रण 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 वर्ष रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। किस वाले एक्ट में? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें यह बताया गया कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है, अर्थात इसमें लिखा था। आगे है ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। किस एक्टर में आपको बताया गया, किस चार्टर एक्ट में? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें यह भी लिखा हुआ था कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति है। आगे स्थानीय स्वशासन को कर लगाने का अधिकार भी दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या स्थानीय स्वशासन को कर लगाने का अधिकार भी दिया गया। उसके बाद आता है आपका व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का अलगाव 1833 के अधिनियम से किया गया। कहने का मतलब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें यह बताया गया था कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा? ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में, केंद्रित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित हुआ। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल अर्थात विलियम बेंटिंग को क्या कर दिया गया? नागरिक अर्थात सैन्य शक्ति दे दी गई।
और कंपनी की व्यापारिक गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, अर्थात किसकी? लॉर्ड मैकाले ने इस कंपनी को क्या कर दिया? व्यापारिक गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त करके शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और संपूर्ण भारत के लिए एक बजट की व्यवस्था की गई। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, अर्थात किस चार्टर एक्ट? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें आपको दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद आता है आपका कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें यह बताया जाता है कि ये लॉर्ड डलहौजी की प्रेरणा से पारित हुआ। जो 1853 का चार्टर एक्ट था ये किसके द्वारा प्रेरित, किससे प्रेरित था? लॉर्ड डलहौजी के। अर्थात कंपनी को कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ हुआ। अर्थात जो 1853 का चार्टर एक्ट आया इसमें ये बताया गया कि जो कंपनी की कर्मचारी की नियुक्ति होगी वो प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ करके होगा और विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। जो विधायिका है और प्रशासनिक कार्य हैं उसको अलग कर दिया गया। और इसी एक्ट के द्वारा अर्थात जो 1853 का चार्टर एक्ट आया इसी एक्ट के द्वारा कंपनी का ध्यान व्यापारिक गतिविधियों से हटाकर साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया जाने लगा। आगे डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या हड़प नीति अपनाई गई। इसके बाद में ब्लेजली की सहायक संधि आई। इस प्रकार से ताज के अधीन शासन होता गया। फिर आगे 1858 का चार्टर एक्ट आता है। कौन सा? 1858 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें इसके अधीन समस्त शासन व्यवस्था महारानी हस्तांतरित, अर्थात महारानी को हस्तांतरित हो जाए। जब 1858 का चार्टर एक्ट आता है तो ताज के अधीन शासन हो जाता है, अर्थात ब्रिटिश शासन हमारे भारत में हो जाता है, जिसके अधीन इसके अधीन क्या होता है? समस्त शासन महारानी को हस्तांतरित हो जाती है और गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। जिसके क्या है? प्रथम वायसराय भारत के, अर्थात प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया। किस अधीन? 1858 का जो चार्टर एक्ट आया इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया और भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार से आगे आपका जो आता है ये संवैधानिक है, संवैधानिक विकास का कुछ चार्टर एक्ट थे। आगे है गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों पर वीटो का अधिकार। 1861 का जो चार्टर एक्ट आया उस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार 1861 के अधिनियम से प्राप्त हुआ और भारतीयों को प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम 1861 के अधिनियम से प्राप्त हुआ। वित्तीय मामलों पर बहस करने का अधिकार सर्वप्रथम 1892 के अधिनियम से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम से मानी जाती है। उसके बाद आपका आता है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम या मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आता है। तो इसमें क्या होता है? 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे मार्लियामेंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है, अर्थात आप 1909 का जो अधिनियम है इसे मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? प्रतिनिधिक तथा निर्वाचित तत्वों का समावेश करने का प्रथम प्रयास किया गया। प्रतिनिधिक तथा निर्वाचित तत्वों का समावेश करने का प्रथम प्रयास किया गया। परिषद के आकार में वृद्धि की गई। कहने का मतलब कि सांप्रदायिक आधार पर क्या हुआ? पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ। भारत का सचिव क्या होने लगा? वायसराय कौन था? मार्लियामेंटो था। उस समय कौन था? 1909 में मार्लियामेंटो था, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? मार्लियामेंटो सुधार भी नाम दिया गया। परिषद के आकार में वृद्धि की गई। कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित किए गए जिससे शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। केंद्र के विधान परिषद में भी निर्वाचन का समावेश हुआ किंतु शासकीय बहुमत बना रहा।
आगे 5वां नंबर आपका बताता है कि विधान परिषद के विचार विमर्श के कृत्यों में वृद्धि की गई, जिससे बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प स्थापित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाला जा सके, किंतु कुछ विषयों को इससे बाहर रखा गया। जैसे वो विषय क्या हैं? सशस्त्र बल हैं, विदेशी कार्य हैं और देशी रियासतें हैं। 6वां कार्य आपका इसमें किया गया 1909 के अधिनियम के मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अर्थात सांप्रदायिक आधार पर यहाँ पर क्या हुआ? पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ। इसी एक्ट के द्वारा डिवाइड एंड रूल सिद्धांत को अपनाया गया। इसी 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, अर्थात इसी एक्ट के द्वारा कौन सी नीति आई? डिवाइड एंड रूल सिद्धांत। आगे है अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति 1905 के बंगाल विभाजन से प्रारंभ हो गई थी, किंतु सरकारी स्तर पर प्रथम बार प्रयास फूट डालो और राज करो की नीति 1909 के माल्य मिंटो सुधार में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आपका जो चार्टर अधिनियम शासन अधिनियम 1919 का आता है, इसे क्या कहते हैं? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। इस प्रकार से 1909 के भारत का शासन अधिनियम जो बताता है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, अर्थात इस अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब उस समय जो भारत का सचिव था या वायसराय था, कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कब? 1919 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात 1919 का जो शासन अधिनियम आया वहीं पर ही सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। जो भारत का सचिव था उसका खर्च उठाने का जो निर्णय लिया गया, कहाँ से? ब्रिटिश राजस्व ने देने का प्रावधान किया। और भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। कब? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया तथा महिलाओं को मताधिकार दिया गया, अर्थात मत देने का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। ये बताया जा रहा है कि विधानमंडल में क्या हुआ? यह नियम अर्थात 2 प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित एक अनारक्षित। ये अधिनियम 1921 में लागू हुआ तथा 1937 तक चलता गया। विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया, एक निम्न सदन जिसको हम विधानसभा बोलते हैं और दूसरा उच्च सदन जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं। विधानमंडल को और अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। कब? 1919 का जो अधिनियम आया, अर्थात इसे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से केंद्र में क्या हुआ? द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, अर्थात निम्न सदन और उच्च सदन में डिवाइड हुआ। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। सुरक्षित व्यवस्था, राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस आदि ये गवर्नर भारतीय मंत्रियों के साथ हुआ। और हस्तांतरित जो किया गया स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, इसका प्रशासन गवर्नर अपने परिषद के सदस्यों की सलाह से करती थी। तो आगे देखिए 1935 का अगला अधिनियम आपका है कौन सा? 1935। तो 1935 का अधिनियम जो है 1935 के अधिनियम में यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। साइमन कमीशन के कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए। 1935 का जो अधिनियम था, ये इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में साइमन कमीशन के कई प्रस्ताव स्वीकार किए गए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों पर गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। गवर्नर जनरल पर किसका अधिकार होता था? गवर्नर जनरल का होता था समवर्ती सूची पे। इस प्रकार से यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। देश की मुद्रा एवं साख क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया। और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई जो 1937 में लागू हुई। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। इस प्रकार से इसी अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई। आगे आपका आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या होता है? इसमें होता है कि 1946, इसको हम कल पढ़ते हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो पसंद आए तो मित्रों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।